गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण कुमार गौतम। आज का हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें हमें भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़कर उसके एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। भाज्य संख्या को गुणनखंड करना है किस रूप में? अभाज्य संख्या के रूप में, है ना? मतलब एक भाज्य संख्या का गुणनखंड करना है अभाज्य संख्या के रूप में। तो ये बताओ भाई, अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्याएं होती क्या है? जो एक से कटे और से कटे। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हैं और वन से कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ऐसी वो संख्याएं सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस अनुसार हम क्या करेंगे? भाज्य संख्या का गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेके बताते हैं। उदाहरण है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात यही है। तो हमारे पास वो संख्याएं क्या है? 6 और 20। मतलब हम इसे सॉल्व करें। 6 और 20 को हमें किस रूप में तोड़ना है? अभाज्य संख्या के रूप में। मतलब उसमें 2, 3, 5, 7 के रूप की संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर हम इसे देखें तो ये जो 6 है, ये किस रूप में टूट सकता है? ये कितने कितने नंबर से कर सकता है? 5। ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ये इसका अभाज्य हो गया। देखो ये संख्या दोनों अभाज्य हो गई। और ये 2 और 3 क्या है? इसके गुणनखंड है। इस तरीके से 20 का भी देखें तो 20 क्या है? 2 से कट जाएगा। उसके बाद 10 बच रहा है, फिर 2 से कटेगा, फिर कितना बचेगा? 5 बच रहा है, तो 5 से कट जाएगा। इस तरीके से कटेगा। अब ये हमें बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब समझ रहे हो? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो भाई, हाईएस्ट बोल रहा है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है? इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे तो दिख रहा है 5 है, लेकिन दोनों में बोल रहा है। लेकिन 5 तो इसमें भी नहीं है, तो इसमें है। मतलब इसमें 5 है, इसमें नहीं है। यहाँ पे उससे छोटी संख्या तो क्या मिला? 3 मिला, लेकिन 3 इसमें नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया? ये इस हिसाब से सबसे बड़ी होगी। मतलब ऐसा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। कॉमन मतलब होता है कि दोनों में,
कॉमन मतलब दोनों में, फैक्टर मतलब इनका गुणनफल। मतलब इन संख्याओं का जो फैक्टर हम करेंगे उन फैक्टर में वह सबसे बड़ी संख्या जो होती है कॉमन, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या हो रही थी, यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एचसीएफ हमारा कितना आया, किस संख्याओं का एचसीएफ, और 20 का 20 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यही ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जल्दी बताओ भाई, कॉमन मल्टीपल होता है, अच्छा मल्टीपल, यही होगा, मल्टीपल हो गया फैक्टर। तो बताओ क्या होगा, इसमें से हम कैसे छाटे कि यही एलसीएम होगा, बताओ जल्दी बताओ भाई। ये दोनों कॉमन हो गए, तो इन दोनों कॉमन में से एक लेंगे, ये दोनों में से एक लेंगे, उसके बाद ये बचा 2, उसके बाद बी, उसके बाद 5। तो क्या हो गया, 2 2 4 या 12 12 पंजे 60। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया इन दोनों संख्याओं का, 60। तो हम चेक क्या करते हैं कि ये जो नंबर है हमारा, जो भाज्य संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या है, 60 को डिवाइड कर देगा, 60 को भाजित कर देगा। तो 600 में 60 को भाग दिया तो 60 कट जाएगा 10 बार में, 20 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। इस तरीके से क्या हो गया, हमारी संख्याएं विभाजित है। तो ये हमारा 6 और 20 का क्या हो गया एचसीएफ, 2, और इनका एलसीएम क्या हो गया, 7। ये अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करने का तरीका है किसी भाज्य संख्या का। वही बोला भाज्य संख्या का गुणनखंड कीजिए अभाज्य संख्या के रूप में। तो अभाज्य संख्या के रूप में हमने इसका गुणनखंड कर लिया, तो बस यही करना है। समझ में आया कि नहीं धनंजय? तो ठीक है, लिखो। हमने यहाँ से एचसीएफ निकाल लिया था, कितना आया था, 2 आया था एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ में हमें ज्ञात है, दोनों संख्याएं हमको दी हैं, तो हम क्या करें, एलसीएम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है कि जो दोनों संख्याएं होती हैं, मान लेना या फिर 2 संख्याएं ए और बी के रूप में हैं, तो इनका जो एचसीएफ होगा ए बी का गुणनफल इनका एलसीएम ए बी का, ठीक है। मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ए बी, तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएम ए बी। तो देखो हमें संख्या किसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम 6 और 20 20 का निकालना था। हमें संख्याएं कितनी दी हैं, 6 और 20 ये दिया है। हमने एचसीएफ कितना निकाला था दोनों संख्याओं का, 2 निकाल लिया था। यहाँ से देखो 10 कितना आ गया, एलसीएम 10 छक्का 60। इससे पहले भी हमने उस तरीके से निकाल के किया था, तो इस तरीके से तुम ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकाले हो, अगर एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ निकाल सकते हो। यदि 2 संख्याओं से एक संख्याएं और एक पूछ रहा हो और दोनों दिया हो, तो मतलब इसमें से
4 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट्स में से तुमको 3 कंपोनेंट्स देगा, एक कंपोनेंट्स पूछ लेगा। यदि 2 संख्याएं दोनों दी रहेंगी तो तुम्हें दोनों ही ज्ञात करना पड़ेगा। अगर पूछ रहा है सवाल में, जो पूछेगा वो इस फॉर्मेट पर बता सकते हो तुम। इसी तरह एक सवाल है तुम्हारे बुक में, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिखा है, जरा ऐसे फ्लो करो तो 96 और 404 मतलब 96 और 404 के आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर ये वाला सवाल समझ गए होगे तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लोगे, ठीक है। संख्या 96 और 404 के आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फिर इससे देखो 96 और 404 का आभार गुणनखंड विधि से करना है, तो इसको आभार गुणनखंड विधि से करना है। तो 96 और 404, तो हम 96 को सबसे छोटी आभार संख्या कौन सी है, 2 है, उससे डिवाइड करते हैं तो वो 48 बार मतलब 48 बार में जा रहा है, तो 2 गया। उसके बाद फिर 48 को 2 से काट सकते हैं, कितना बचेगा 24। 24 को 2 से काट सकते हैं, कितना बचेगा 12 को 2 से काट सकते हैं 6, और 6 को 2 से काट सकते हैं, फिर 3 को एक बार, तो 3 भी क्या है। तो इसको हम अगर घात के रूप में लिखें तो देखो 1 2 3 4 5, हम क्या कर सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको भी कर देते हैं। 404 का क्या करें, 2 से डिवाइड करें, कितना बचेगा 202। 202 को फिर डिवाइड करेंगे 2 बार तो कितना बचेगा 101। अब 101 क्या किसी का गुणनखंड दिख रहा है, नहीं, तो ये तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 103। ये इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे हम इसे तोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, तोड़ रहे हैं तो इसी तरह से टूटेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान मत भूलना, शायद पीछे वाले में हम भूल गए थे। तो अब इसमें तुम्हें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करना है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो सबसे 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार आया उसके बाद इसमें, तो हमें भी तो 2 ही बार लेना है ऊपर, तो ये हम ले लेंगे 2। तो यही दोनों संख्याएं से कॉमन दिख रही है ना, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या आ गया 2 गुणे 2 बराबर 4, यही हुआ। तो अब हमसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अभी पीछे लिखा था, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्याएं क्या है 96 और 404, 96 और 404 बटा 4, यही है। इसको हम काट दें तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 24 बार में। 4 दूना 8, 4 चौका 16, तो 24 बार में कट गया। तो अब 24 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आया, एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ, 9696, मतलब 96, 24 छक्का 96, 24 छक्का 96, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। हो गया, समझ में आया। आगे क्या सवाल है, संख्या 6, 72 और 120 के आवाज गुणनखंड विधि को एचसीएफ और एलसीएम द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अब तक हमने 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाला, अब क्या निकालना है 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 2 संख्याओं की तरह ही होगा। कैसे होगा,
दो संख्याओं की तरह ही होगा, तो देख लेते हैं। अभी हम लोग 6 का किए थे गुणनखंड, क्या लिखे थे? 2 गुणे 3। 72 का करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे, फिर 36 बचेगा, फिर 2 होगा, फिर कितना बचा? 18, फिर 2, फिर 9 बचा, फिर 3 गुणे 3 होगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 8 तियां 24 तियां 72, 72 है। अब 120 को ओपन करो, क्या करेंगे? 2 से तो कितना बचा? 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब 15 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड, 15 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, फिर बचेगा 5। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 24, 24 पंजे 120। अब इसमें से हमको बताओ एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? कौन कौन कॉमन दिख रहा है? यहाँ से 1 2 है, यहाँ भी 1 2 1 3, ये हो गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। इसका मतलब 2 3 कॉमन हो रहा है, 2 3 कॉमन हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो 6 कम 6, 12 6 72, 20 6 120, कट गया ना 6 से, तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से 2 1 ले लें, फिर क्या आएगा? 1 3 आएगा, मतलब 1 2 हो गया, फिर 1 2 यही होगा। उसके बाद कितना आएगा? 3 आएगा, फिर 3, फिर 5, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तियां 96, 96 15, कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, फिर 15 9 135, 35 और 9 कितना हो जाएगा? 44, 1440। ये हमारा एलसीएम आया था, कितना आया है? गड़बड़ करा दिया तो सिर्फ हमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना होता है एलसीएम में। हाँ, 2 के पावर कितना हो गया? 3। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। ये कितना हो गया? 8 और ये 9, ये 5, कितना हो जाएगा? 72 गुणे 5, 5 दूना 10, 7 बचे 35, 35 से 36। ये हमारा एलसीएम होगा। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। मतलब हमें एलसीएम में क्या होता है, करना होता है कि सबसे बड़ी, ये देखो 2 3 सब में कॉमन आएगा, तो इसे हम बाहर कर देंगे, बाकी जो बचता है वही लिखेंगे ना। 2 यहाँ बचा था, 2 यहाँ बचा था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी घात क्या आएगा? 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो ये इतना कॉमन हो जाएगा, तुम्हारा एलसीएम निकल जाएगा। समझ में आया? समझ गया? ठीक। जब 3 संख्याएं दी रहती हैं, अभी जैसे हमें यहाँ पे 3 संख्याएं दिया है, 6 मल्टीप्लाई गुणे 120, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ का गुणनफल कितना था? एचसीएफ मतलब हमने 3 संख्याएं a इंटू b इंटू c लिया और उनमें एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अगर लेंगे तो ये कभी भी क्या होगा? बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एचसीएफ हमारा कितना आया था? 6 और एलसीएम कितना आया था? इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है।
ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। चेक करना है तो देख लो, 12 छक्का 96, ये होगा 960 गुणे 72, और ये कितना आ जाएगा 0, 6 का 36, 36 का 18, 18 के 21। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 96 गुणे 72 कितना हो जाएगा 0, 2, 18, 19 और 0, 7, 2, 7, 63, 67 हो जाएगा। सही है भाई? किसके बराबर आ रहा है? क्या दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं। इसीलिए कह रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरह हम अगला एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये तुम्हारे बुक का, ठीक है? ऐसे सवाल अब लगा लोगे तुम लोग? तो एक अगला उदाहरण देख लो, इस चैप्टर का लास्ट है, तुम लोग ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हो। क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, संख्याओं और पावर रैंक पर विचार कीजिए। जहाँ तो अगला उदाहरण क्या है, संख्याओं को 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब उसने कहा है कि एक संख्या है जो 4 है, ठीक है? इस 4 के पावर क्या लगाया है n। n कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, और बोल रहा है कि ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या जो n है, उसको रखने पर क्या 4 का अंक 0 पर हो सकता है? तो ऐसा चेक बोल रहा है कि ऐसा अंक पर समाप्त होगा। अगर होगा तो आप हमें बताइए, सिद्ध कीजिए। तो देखो यहाँ पर उसका हल कैसे करना है। यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 का पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाजित है। कभी भी कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आती है या वो संख्या में 0 होता है तो वो 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, वो संख्या 5 से और 2 से डिवाइड होगा। अर्थात 4 पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 5 आनी चाहिए। उसने कहा जी इसका हम गुणनखंड करेंगे, उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए? ये संख्या आनी चाहिए। लेकिन जब यह संभव नहीं, अगर हम 4 को तोड़े तो देखो 5 भी बड़ा है 4 से, तो 5 आना संभव नहीं है। इसीलिए लिखा यह संभव नहीं है, क्योंकि 4 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 पावर n। इसका ये 4 2 का स्क्वायर है, तो n उसके में मल्टीप्लाई है पावर में। तो इसी कारण 4 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं 2 ही आएगी। इस तरह से अभाज्य संख्या क्या आएगी? 2 आएगी। और उसके बाद 2 के मतलब 4 पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो यह गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं है। उसके बाद इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 का पावर n 0 पर समाप्त हो। तो देख लो इसको हम लोग सॉल्यूशन के रूप में कैसे करना है। n हमारा क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बताओ? बताओ प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। बेटा तुम लोग को पीटेगा ना दिमाग सही हो जाएगा। 1 से लेकर इंफिनाइट तक नहीं होता, 1 2 3, ये क्या है? सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं ही है ना। तो अब ये कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। इन संख्याओं को हम अब बारी बारी से चलो रख के चेक कर। तो हमें क्या करना है कि 4 के पावर n जो समाप्त होगा वो क्या आना चाहिए? उसका
जीरो आना चाहिए, मतलब उसका जो कोई भी अंक आए वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है तो सीधे करो। अब हम देखते हो n के बाद तो क्या लिखे, पहला n बराबर क्या रखे 1, तो 4 के पावर n लिखे, तो n की वैल्यू क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गया 4 ही आया। 4 को अगर तुम तोड़ो, इसका गुणनखंड करो, ये 2 गुणे 2 ही के रूप में तोड़ोगे, और देख रहे हो जीरो आना संभव नहीं है। इसी तरह दूसरा करके देखें, n बराबर क्या रखे हैं 2, तो 4 के पावर 2 क्या लिखेंगे 16, 16 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही होगा। इसी तरह तीसरा रखें, n बराबर कितना 3, तो क्या जाएगा 4 का पावर 3 कितना आ गया 64, इसको हम लिखेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 4, 8, 16, 32, 64 हुआ। तो सब के सब देख लो गुणनखंड क्या आ रहे हैं 2 के फॉर्मेट में आ रहे हैं, और हमें लास्ट में जीरो लाने के लिए प्राकृतिक संख्या में कहीं ना कहीं 5 से क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई का फॉर्मेट होना चाहिए। जब तक मल्टीप्लाई का फॉर्मेट नहीं दिखेगा वह शून्य नहीं होगा। मतलब इसका जो गुणनखंड है संख्या में, सॉरी ये नंबर में, प्राकृतिक संख्या में ये जो नंबर है ये नंबर में 5 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, इस तब जाके ये हमारा अंतिम संख्या शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। अन्यथा ये हम इनफिनाइट तक चले जाएंगे, कहीं पर भी हमको जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारा इस तरह इसलिए ऐसी 4 के पावर n के अंत पर कोई भी संख्या जीरो नहीं आएगा। समझ में आया ये? कहीं कंफ्यूजन? तो ऐसे सवाल कर लोगे आप, कर लोगे ना? तो ठीक है, इसको लिख लो। इस तरीके से बेटा आप लोग प्रश्नावली (1.2) का सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।